जल और वायु या फिर जल और हवा। ठीक है, जल और वायु, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। मानसून शब्द की बात करेंगे, अरबी शब्द है। मानसून का अर्थ होता है वर्ष के दौरान, ठीक है, वायु के दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, मानसून के बारे में पता जब चल गया अरब यात्रियों को, तो उनके लिए समुद्र में उतरना और व्यापार करना क्या हो गया, कठिन हो गया या फिर आसान हो गया? क्या हो इजी गया? हो गया। ठीक है, उनके लिए आसान। व्यापार करना क्या आसान हो हो गया, गया। आसान हो गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, अलमसूदी ने साथ ढूंढा था मानसून को। ठीक है, अब आते हैं नीचे दिए गए कथनों पर, फिर से आपको विचार करना है। मौसम एक विशेष समय के क्षेत्र वायुमंडल की अवस्था को दर्शाता है। जलवायु अपेक्षा के लंबे समय के लिए विशाल क्षेत्र का मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग है। मौसम तथा जलवायु तत्व एक ही होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दोनों को दोनों सही है। मौसम क्या होता है, एक विशेष परिस्थिति में। ठीक है, ठीक है, अभी का मौसम पता है सभी, ठंड होगी। ठीक है, क्या होगी अभी का मतलब क्या होगा, अभी बाहर निकलेंगे तो ठंड होगी ही, लेकिन क्या हो सकता है बारिश भी हो जाए, कोई मतलब नहीं, मौसम बदल सकता है। लेकिन जलवायु क्या है, एक फिक्स होता है। वो विभिन्न विविधताओं का एक लंबे समय से 10 साल 20 साल का औसत ज्ञात करके तैयार किया जाता है। ठीक है, कथन एक साथ है, मौसम या वायुमंडलीय की क्षणिक अवस्था है। ठीक है, मौसम के विशेष समय में एक क्षेत्र में या वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदल सकती है, नहीं बदल सकती है। जैसे अभी क्या है, एकदम शीतलहरी हवा चल रही, फिर धूप आ जाएगा, फिर बारिश भी हो सकती है। कथन दो सत्य, जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समावधि 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का औसत योग होता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान या मंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता में वर्षण एक ही होते हैं। अतः कथन तीन भी क्या है, सही है। सही। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, चलिए पढ़िए, क्या प्रश्न है, पढ़िए। एशिया महाद्वीप में मानसूनी एशिया जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। मुख्य पाई जाती है। बताना, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु में मुख्यतः पाई जाती है दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, पूर्वी एशिया में। ठीक है, तो एक और तीन में पाई जाती है। एक। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु, ठीक है, पश्चिम एशिया में नहीं पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वी दक्षिण एशिया और में पाई दक्षिण जाती है। पूर्व ठीक में। है, बिल्कुल, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु को भी मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, मानसून हम्म, भारत में सबसे पहले केरल राज्य में आगमन लेता है, कब लेता है, जून में। 15 जून केरल को। में राज्य में आगमन लेता है। ठीक है, मानसून भारत में कहाँ से आता जून। है, तो सबसे पहले हिंद महासागर से उठते हुए प्रायद्वीपीय भारत में जाता है अरब सागर की तरफ, और वहां से मतलब विभिन्न हिस्सों में मतलब क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, मानसून। ठीक है, बिहार में मानसून की बात करेंगे, कब आता है, तो बिहार में भी जून में ही पहुंच जाता है, लेकिन मिड जून में, कब, मिड जून में मिड पहुंचता 15 है। के ठीक है, बाद। ठीक है, हाँ वही 8 से लेकर 15 के बीच में। ठीक है, बिहार के पूर्वी हिस्सा में जाता है 12 तारीख, 8 तारीख को। ठीक है, और पश्चिमी हिस्सा में जाता है 12 के आसपास। ठीक है, मतलब पूर्वी हिस्सा में पहले मानसून पहुंचता है। ठीक है, बिहार के किसान जो होते हैं मानसून पे बहुत उम्मीद करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि कृषि का बहुत उन्नत व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, सिंचाई का। इसीलिए बिहार के किसान मानसून के साथ गैम्बलिंग करते, बोलते बिहार के किसान मानसून के साथ जुआ खेलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। हिमालय के वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान की वर्षा, ठीक है, मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ठीक है, तो एक आधो सही लिया। तमिलनाडु में क्या होता है, दक्षिण भारत में आपको ठंड के दिन में बारिश होती है ना, हाँ, होती है इसका कि नहीं, भी इसको क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून का लौटती हुई मानसून। प्रत्यावर्तन क्या बोलते हैं उनको, मानसून का प्रत्यावर्तन। लौटती मानसून, ठीक है, मानसून का प्रत्यावर्तन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। ठीक है, हुई। ध्यान में, दक्षिण भारत में बारिश होता है, ध्यान में रखिए। कुछ कुछ तट पे तो बहुत ज्यादा बारिश होता है, जिसको मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, मैंगो मैंगो शॉप। शावर, जिसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में हाँ, रखेंगे। वर्षा के मुख्य, वर्षा में हिमालय में वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, लोग इसको एंजॉय करने जाते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्नोफॉल। स्नोफॉल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जो कि क्या होता है, बारिश मतलब एक तरह से बारिश तो होता है, लेकिन हिम होता है उसमें ना, बर्फ होता है। और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, ये गलत है। तमिलनाडु तटीय प्रदेश वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है, सही है। और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है, नहीं, पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है, जैसे मैंने बिहार के संदर्भ में बताया, और पश्चिम में कम वर्षा होती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घटेगी, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेगी, न कि घटेगी। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, मतलब पूर्व में अधिक होगी, पश्चिम में जाएंगे तो घटेंगे।
वार्षिक वर्षा मेघालय में देखेंगे, मेघालय में पूरब में है, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में है ना, सबसे अधिक वर्षा। अब पश्चिम में जैसे जाएंगे, पश्चिम में राजस्थान में कितना 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, इसी वजह से वहां पे क्या मरुस्थल है। अब यहाँ पे देखेंगे देश के अधिकतर भाग में जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा शीत ऋतु में आरंभ होती है, ठीक है, अक्टूबर एवं नवंबर के मध्य होती है, ठीक है। ज्यादातर इस समय ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र की जलवायु नियंत्रित करने की प्रमुख कारण है? तो सारे के सारे है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सारे का सारा। 3 नंबर में देशांतर नहीं होता है, ये नहीं है। अक्षांश होता है, हाँ? वही देशांतर नहीं है। देशांतर नहीं, 3 वाला समुद्र से नहीं, दूरी, वायु दाब, तुंगता, ऊंचाई, सब ध्यान में रखेंगे, सबके सब होता है, ठीक है। किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के प्रमुख छह प्रमुख कारक इसमें अक्षांश, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, तुंगता, ऊंचाई, उच्चावच, सब कुछ शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होता है। मानसून का अचानक प्रकोप देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ भोजन के वस्त्र आवास में विविधता का उजागर हुआ, क्या है? तो सारे के सारे सही है, ठीक है। मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक होता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने बिहार का एग्जाम्पल लिया, धान की खेती होती है ना इस समय, खूब धान की खेती होती है, होता है कि नहीं? धान का, अरे मानसून आता है तब तो धान का खेती लगाते हैं ना। धान की खेती के लिए क्या चाहिए? खेत में एकदम कीचड़ चाहिए। कीचड़ कैसे हो सकता है? जब मूसलाधार बारिश हो, बढ़िया बारिश हो। कब लगाते हैं बिहार में धान का खेती? कब लगाते हैं? ठीक है, जुलाई हाँ बिल्कुल, जून के बाद ही लगाते हैं, जून के आसपास लगाते हैं, ठीक है। अब मानसून का अचानक, हाँ अचानक प्रस्फोट देश में मतलब व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन हो सकता है। बिल्कुल, मृदा अपरदन भी होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत अधिक तेज बारिश होगी तो मृदा में कटाव भी तो होगा। अब भारत की जलवायु के विभिन्नता के कारण भोजन, वस्त्र और आवास में विविधता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। आप जाएंगे स्टेपल फूड का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आप जाएंगे वही बंगाल में जाकर चावल प्रमुख है, उत्तर बिहार में गेहूं होता है, ठीक है। गोवा में चले जाएंगे तो समुद्री फूड के ऊपर लोग बहुत अधिक डिपेंडेंसेस होते हैं, ठीक है। मछली एक पर, दक्षिण भारत में जाएंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय भागों में, तो वहाँ पर मछली प्रमुख भोजन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसी तरह से मानसून की वजह से ही मतलब क्या होता है, विविधता बहुत अधिक पे आपको पाई जाती है, ठीक है। वस्त्र और आवास में भी, ठीक है। वस्त्र और आवास में कैसे विभिन्नता पाई जाएंगी? अब जो बर्फ वाला क्षेत्र होगा वहां पे घर कैसा बनेगा? एकदम सपाट बनेगा या फिर कोणीय बनेगा? कैसा बनेगा? कोनी है। कोणीय बनेगा, क्योंकि अगर सपाट बनेगा तो बर्फ जमा होगा, वेट बढ़ेगा, क्या होगा, घर का छत गिर जाएगा, मर जाएगा आदमी, ठीक है। एक कोणीय बनेगा तो क्या होगा, बर्फ आराम से इस पे आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। और जहां पे बाढ़ की बहुत अधिक समस्या रहेगी, तटीय प्रदेश में घर सीमेंट वालों के बनाएंगे कि लकड़ी के बनाएंगे? लकड़ी का बनाएंगे, ठीक है। तो वो आपको भोजन, आवास और वस्त्र में विविधता भी देखने को मिलती है, ठीक है। क्या दक्षिण भारत में बात करेंगे तो वहां पे लोग क्या करेंगे, अभी क्या स्वेटर पहन के घूमेंगे? लेकिन नॉर्थ इंडिया में लोग स्वेटर तो पहनते हैं, है कि नहीं? तो मानसून की वजह से भोजन में, आवास में, वस्त्र में विविधता पाई जाती है, ठीक है। ये 6 या 5 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। या फिर बच्चा का जो होगा ना ज्योग्राफी की किताब 3-4 क्लास में, तो उसमें भी लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय में शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। भारत में कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक ताप अंतर पाया जाता है। भारत के कर्क रेखा के उत्तरी भाग कम दैनिक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, गलत हो जाना चाहिए ये, ठीक है, गलत है, क्योंकि अधिक पाया जाता है, ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग में उच्च दैनिक एवं वार्षिक ताप अंतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है, ये भी गलत है। क्या लिया है? तो केवल एक, मतलब केवल एक सही है, केवल कथन एक सही है। कर्क रेखा देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है, इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। अतः यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की प्रमुख विशेषता है। भारत के कर्क रेखा उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक ताप अंतर पाया जाता है, गलत लिया है, क्योंकि अधिक होगा, ठीक है। भारत के दक्षिण भाग में उच्च दैनिक वार्षिक ताप अंतर तथा विषम जलवायु पाई जाती है, ये भी गलत है, ठीक है। भारत के उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंध में, ध्यान में रखेगा, और कर्क रेखा के दक्षिण में है भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। अतः उष्ण कटिबंध में पड़ेगा तो क्या होगा, गर्मी अधिक होगी, ठीक है। अतः भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु में शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु क्या है, उपस्थित है। आगे भी दिया होगा इसका डिटेल्स।
अतः कथन दो असर भारत के दक्षिणी भाग में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण पूरे वर्ष भर ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, न कि उत्तरी भाग में कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर पाया जाता है। कथन 3 भी गलत है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत में उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, हिमालय पर्वत की जलवायु विभाजक की भौतिक काम करता है, बिल्कुल करता है। हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप का वर्षा के कारण बनता है। ठीक है, अगर हिमालय पर्वत अगर ना आए रहे तो उधर मतलब मिडिल ईस्ट से जो हवा जो आती है, ठीक है, उधर से वो पूरा हवा अगर भारत में प्रवेश करेगा तो कैसा माहौल बना देगा, पूरे शीत लहर ला देगा। क्या ला देगा? शीत लहर ला देगा। ठीक है, तो शीत लहर को रोकने के लिए हिमालय पर्वत काम करता है। बात करेंगे भारत में हिमालय उत्तर में पर्वत है जिसका 6000 मीटर मतलब बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, क्या काम करती है? तो हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ प्रभावी जलवायु विभाजक का भूमिका निभाता है। ऊंची पर्वत श्रृंखला था मध्य एशिया से, जैसा मैंने बोला मिडिल ईस्ट से, ठीक है, मिडिल ईस्ट से मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश से रोकती है। इस प्रकार पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब क्या करती है? वर्षा भी करवाती है। मानसूनी पवन को रोक देती, मतलब जाने भी नहीं देती है, उधर से आने भी नहीं देती है। ठीक है, अगर मानसूनी पवन को अगर जाने देगा तो क्या होगा? वर्षा नहीं हो पाएगी ना, उसको भी रोकती है। ठीक है, उधर से शीतलहर जो आता है, उधर से किधर से शीतलहर? मिडिल ईस्ट से, रसिया की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से, वो खैबर दर्रा की तरफ से जो आता है, ईरान की तरफ से जो हवा जो आएगा, ठंडी ठंडी हवा, उस सबको रोक के शीतलहर से भारत को बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु की होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारण है? तो उत्तर पश्चिमी पश्चिम भाग की बात, उसको पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी कहते हैं, विक्षोभ। लेकिन उत्तर भाग में जो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादातर वर्षा किसके वजह से होता है? साउथ वेस्ट मानसून। हाँ, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है तथा शीतकालीन रात्रि में, ठीक है, तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में, नीचे दिए कथनों पर विचार करें। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गलत। ठीक है, भारत में इनका प्रवेश, ठीक है, जेट प्रभाव के द्वारा होता है। ठीक है, केवल दो सही है, क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। भारत में भूमध्य पश्चिमी सागर से विक्षोभ का उत्पन्न होता है। प्रवेश, ठीक है, पश्चिम जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु के रात्रि में तापमान वृद्धि इन विक्षेपों का कारण आने का पूर्व संकेत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म। आप चलेंगे? ठीक है, पढ़िए, बहुत बड़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़िए आप। ये पवने तिब्बत पढ़े? के पठार के हम्म समांतर हिमालय अरे तक माया देवी है, उत्तर में पढ़िए आप। ये ये पवने पवनें तिब्बत तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। हम्म तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोध का काम करती है, हम्म जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें दो भागों में बट जाती है। हम्म इनकी एक हम्म शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहती है। उपयुक्त हम्म। विवरण संबंधित है। किससे दक्षिण है? पश्चिम मानसून जेट सी वाला। प्रवाह से है, पश्चिमी दक्षिण विक्षोभ। किससे? पश्चिम जेट मानसून प्रभाव से से। पश्चिम किससे? विक्षोभ। जेट प्रभाव। जेट जेट प्रभाव से। प्रभाव। ठीक है, ऊपर दिया गया विवरण जेट प्रभाव से संबंधित है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर मतलब प्रभावित होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मतलब तिब्बत के उच्च भूमि के इन पवनों के प्रभावों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें दो भागों में बढ़ जाती है। इनकी एक शाखा तिब्बत पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, ठीक है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, ITCZ के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। सही है। सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के साथ ये क्षेत्र क्षेत्र उत्तर या सही है दक्षिण की ओर खिसकता है। तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं, ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यदि यह यदि यदि पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारी पर अपने आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? ठीक है, एल नीनो, पश्चिमी जेट झरा, तिब्बत पठार, सारे के सारे गलत है। एक एल नीनो होता है, एक ला नीनो होता है। ठीक है, इसमें दिया भी होगा। उपयुक्त सभी कारक भारतीय जलवायु को नीनो प्रभावित होता करते है, हैं।
एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर महीने हर 3 या 4 साल बाद प्रकट होता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा एवं बाढ़ जैसी, ठीक है, चरम अवस्था है। तो एल नीनो क्या है, भारतीय मानसून के लिए क्या करता है, निगेटिव थॉट है, क्या है, ठीक है, ध्यान में उल्टा करता है, ठीक है। लाल नीनो क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये कब आती है, 3 या 4 साल के बाद प्रकट होती है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा एवं क्या होता है, बाढ़ जैसी मौसम क्या होता है, चरम अवस्था होती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं भी शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर से पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है, ठीक है। तो एल नीनो की बात करेंगे, उष्ण समुद्री धारा, उष्ण का मतलब क्या, गर्म होता है, ठीक है, ध्यान रखें। कहां से आती है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर से पेरू के तट से निकलती है, गर्म समुद्र धारा है, और इससे मतलब विश्व के बहुत जगह पे मौसम प्रभावित होती है, भारत भी इससे अछूता नहीं है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करते हैं और क्या है, दक्षिणी जलभराव के कारण भारत में जाड़े के मौसम में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। तिब्बत का पठार संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में दबाव प्रणाली में परिवर्तन का प्रमुख कारण है, ठीक है, जिसके कारण इसका भारतीय मानसून पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व का छत किसके पठार को कहते हैं, विश्व का छत, पामीर का पामीर पठार, का तो पठार। पामीर का पठार किसका भाग है, तिब्बत का ही हाँ, ये भी तिब्बत का ही भाग है, पामीर का पठार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में मानसून के परसोट मतलब फटने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेवार है, ठीक है, तो पूर्वी जेठधरा है। क्या होगा, पूर्वी जेठधरा है। पूर्वी भारत जेट मानसून प्रभाव। के आगमन के साथ सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसको मानसून का क्या बोलते हैं, मानसून का प्रस्फोट या फटना फिर मानसून का फटना कहते हैं, ठीक है। पूर्वी जेट प्रभाव के भारत में मानसून के परसोट भ्रष्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें, ठीक है। मानसून पवने नियमित पवने हैं। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर में उठने वाला दक्षिणी पश्चिम मानसून धारा है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी सबसे बाद में होती है। क्या सही है, तो केवल 3 सही है, ठीक है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहला वर्षा होती है तथा मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, ठीक है, ये सही है। बाकी ऊपर के कथन गलत है। कथन एक असत्य है क्योंकि मानसूनी पवनें नियमित नहीं होती है, लेकिन ये संपन्नमान प्रकृति की होती है। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रभाव के दौरान विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। भारतीय मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कथन 2 भी असत्य है। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र है। पहला उष्णकटिबंधीय अवदाब है जो कि बंगाल की खाड़ी या उससे आगे में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी मैदान के मैदानी भागों में वर्षा कराता है। दूसरा तत्व अरब सागर में उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है जो भारत की पश्चिमी तट पर मतलब क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। कथन 3 सत्य है। मानसूनी पवनों के द्वारा सबसे पहली वर्षा द्वीपों पर होती है तथा मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक होती है। इस समय देश का शेष भाग में मतलब क्या रहता है, जैसे मानसून जब वापस जाने लगता है तो शीत ऋतु का आगमन माना जाता है, ठीक है ना, है कि नहीं। अब मानसून वापस जाएगा तो शीत ऋतु का क्या होगा, आगमन होगा। अक्टूबर के महीने में जाता है, सितंबर अक्टूबर में मानसून वापस जाता है, अक्टूबर के लास्ट में फिर सितंबर के शुरुआत, सितंबर के मिडिल में जनरली, तो जैसे ही जाता है शीत ऋतु का आगमन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। अब चलेंगे भारतीय मानसून, ठीक है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखाएं व बंगाल की खाड़ी मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो ध्यान में गंगा के मैदान एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में जाके मिल जाती है। तो भारतीय मानसून की अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में उत्तरी जाके क्या पश्चिम होती भाग है, में। मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पे मराठावाड़ा, पुणे और बंगलुरु में कम वर्षा होने का कारण क्या, प्रमुख कारण क्या है, तो ध्यान में रखेंगे यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि। वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। और जहाँ पे जो क्षेत्र वृष्टि छाया के क्षेत्र में आएगा वहां पे क्या होगी, बारिश न के कम बराबर होगी। होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है मराठावाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा के प्रमुख कारण यही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारत में वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट के शुष्क रहने का कारण क्या है, तमिलनाडु का तट बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर है या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर के वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थित है, क्या बताएंगे, बिल्कुल ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी दोनों मानसून सही की अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है मानसून के आगमन के दौरान। जब मानसून जब लौटने लगता है तो फिर यहाँ पे जाके मानसून वर्षा करवाते हैं, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होता है, ठीक है, दिया ही होगा, ठीक है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया में स्थित है, ठीक है।
इस मानसूनी वर्षा के विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। मौसम सही। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, मौसमी तो नहीं है, जा खत्म हो गया। इधर गए, मौसमी लिया है। अच्छा, मानसून वर्षा मुख्य रूप से ऊंचा व चौथा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होता है। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। अब मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान है। ठीक है, तो इसका 1, 2, 3 सही लिया है, मतलब चौथा गलत है। केवल चौथा असत्य है। मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान नहीं है बल्कि असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर या फिर इससे भी अधिक वर्षा का कारण बनता है। मतलब सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होता है। ठीक है, मानसून विच्छेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर भारत में मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम होने की वजह से होता है। पश्चिमी तट पे मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना है, तो ये सही दिया है। पहला वाला जो है गलत है, असत्य कथन बोल रहा है। ठीक है, तो असत्य कथन जो है सो मतलब 2 नंबर जो है असत्य कथन है, असत्य कथन है। पहला सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 2 या 3 सप्ताह तक कोई वर्षा अगर नहीं होता तो उसको मानसून विच्छेद कहते हैं। मतलब कुछ वर्षा हुआ, फिर मतलब वर्षा सडन बंद होगा तो उसको मानसून विच्छेद कहते हैं। ये क्यों होता है? तो उत्तरी भारत में विशाल मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में स्थिति के बदलाव आने से होता है। मानसून विच्छेद सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है, मानसून विच्छेद का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सिंपल तो बोलेंगे। ठीक है, एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1 या 2 कई सप्ताह तक वर्षा न होता, ऐसे मानसून विच्छेद उसी को कहा जाता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र अपने तट के समानांतर बहने लगती है। अगर 2 गलत है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना नहीं है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे कारण क्या होता है? आर्द्र अपने तट के समानांतर बहने लगती है तो जाके होता है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाली आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से रोक देती है। ध्यान में रखें। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानसून के पीछे हटने लौट जाने का मानसून का निवर्तन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे। अब लौटती हुई मानसून पवन ने अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती। गलत है। ठीक है, पहले का वाला सही है। उसको मानसून रिट्रेंडिंग कहते हैं, जिसका मतलब मानसून का पीछे हटना। सितंबर के आरंभ में उत्तरी पश्चिमी भारत में, ठीक है, सितंबर के आरंभ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, और अक्टूबर के लास्ट में, मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत में निवर्तित हो जाता है। ठीक है, 2 असत्य है। लौटती हुई मानसून पवन बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करवाती है। कहां से? तो ध्यान में रखिएगा, कहां से जल ग्रहण करती है? ठीक है, अरब सागर से नहीं, अरब सागर से तो शुरू में आती ही है ना। ठीक है, कहां से? अब जाके बंगाल के खाड़ी से मतलब क्या करेगी? जल वाष्प ग्रहण करके बारिश करवाएगी। ठीक है, अब चलेंगे तमिलनाडु में वर्षा होती कब होती है? तो ध्यान रखिए, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, और जल वाष्प कहां से ग्रहण करती है? तो बंगाल के खाड़ी से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य का दक्षिणायन होना। कब होगा? कब होगा ये? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और जैसा ही मतलब ये मानसून जब जाने लगेगा तो उत्तर भारत में किस मौसम का आगमन होगा? तो ध्यान में रखिएगा, शीत ऋतु का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? ठीक है, तो मानसून के निवर्तन से। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध मानसून के निवर्तन से है। मानसून के निवर्तन के ऋतु के आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, जमीन में अभी भी नमी होती है, उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। इसे कार्तिक मास की उष्मा कहते हैं। मानसून के निवर्तन से ऋतु में उत्तर भारत में मौसम सूखा हो जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय में पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर और नवंबर माह के में सबसे अधिक वर्षा होने वाला महीना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? बताइए क्या होगा? शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होता है? अंडमान में, अरब में, दक्षिणी चीन सागर में, हिंद महासागर में। क्या आंसर लिया है? ठीक है, इसका आंसर लिया है अंडमान में। ठीक है, क्या लिया? अंडमान में लिया है। ठीक है, क्या होगा? अंडमान में लिया है। ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा अन्य नदियों में घने बसे डेल्टाई प्रदेश में चक्रवाती तूफानों का शिकार बनते हैं। ठीक है, इस साल, ठीक है, चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। ठीक है, अभी आया ना मचांग, मोचा, क्या क्या आया,
कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अपदाबों और चक्रवातों से होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं, ठीक है। अभी कौन सा तूफान आया था जो कि मतलब पूरा साउथ में मतलब एकदम तबाही मचा के गया? मिचोंग, मोचा भी आया। मिचोंगे था ना? एक मिचोंग म्यांमार में आया था ना ये। हाँ हाँ तो भारत में भी तो बारिश खूब करवाया ना मिचोंग। हाँ। ध्यान में इसको रखें। तब तमिलनाडु में तो पूरा बाढ़ उठ नहीं आ गया था अभी मिचोंग की वजह से ही ना। चलेंगे तो यहाँ पे हो गया ये। हाँ, आप चले शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है? समुद्र में समकारी प्रभाव के दूर स्थिति, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात या फिर पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? तो 1, 3, 4। तो 2 नंबर नहीं है, उत्तरी पूर्वी मानसून पवने से नहीं होता है, ठीक है। आगे समुद्र के समकारी प्रभाव, दूर की स्थिति। क्या हमारे यहाँ अगर समुद्र अगर पास में रहता तो हमारे यहाँ मौसम कैसा होती? मौसम समान पाया जाता नहीं। गोवा में, बॉम्बे में कभी भी गर्मी ठंडा हो सकता है क्या? क्योंकि समुद्र की वजह से क्या होता है, मौसम प्रभावित होता है। एक समान ऋतु पाई जाती है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात, बिल्कुल हिमालय हमारे पास में है। पश्चिमी विक्षोभ, इस सब की वजह से मतलब क्या होता है, तो हमारे यहाँ अधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। सॉल्यूशन भी पढ़ लूं क्या? उत्तर भारतीय राज्य में समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने की स्थिति के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, अर्थात सर्दी में अत्यधिक ठंड और गर्मी के मौसम अधिक गर्मी। निकटवर्ती हिमालय के श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत की शीतलहर ला देती है। ऐसे अवसरों पर उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला और फिर कोहरा भी पड़ता है। पाला और कोहरा, ठीक है। पाला जो होता है फसल के लिए बहुत अधिक नुकसानदायी होता है, लेकिन कोहरा कुछ कुछ फसल के लिए मतलब क्या होता है, फायदा का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन पाला बहुत अधिक नुकसानदायी होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कम। शीत ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान, विशेष रूप से उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने में चक्रवाती विक्षोभ प्रभावित होते हैं। बताइए कौन सा ये? निम्नलिखित में से कौन असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है? ए, केवल एक असत्य है, ठीक है। केवल एक जो है असत्य है। मतलब बात करेंगे, एक मिनट, फंस गया क्यों भाई ये? केवल एक जो है इसमें असत्य है। मतलब शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय भागों में तापमात्रा अधिक होता है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कम होता है, गलत है। बाकी सारे के सारे मतलब आपके क्या है, सही है, ठीक है। सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन क्या है? तो तापांतर का अर्थ है तापमान में अंतर। शीत ऋतु में तटीय भागों में समुद्री समकारी प्रभाव में भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण में बहुत कम बदलाव आता है। भारत के उत्तरी मैदान तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में दिन और रात के तापांतर में बहुत अधिक अंतर होता है। इस समय इन क्षेत्रों में दिन गर्म होते हैं तथा रातें ठंडी होती है। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक के 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ला देता है, ठीक है। कथन 2 सत्य है। इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। यह स्थल समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। कथन 3 सत्य है, ठीक है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रभाव एक विशेष लक्षण है। यह कम दबाव प्रणाली वाला भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है, पछुआ पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल के मैदानों में वर्षा होता है तथा पर्वतों पर क्या होता है, हिमपात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में सत्य है? बताइए। भारत में ग्रीष्म ऋतु के तापमान उत्तरी भारत में दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है। भारत के उत्तर पश्चिम के अंत में, भारत के उत्तर पश्चिम में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र में केंद्र में दोपहर के बाद लू चलती है, ठीक है, गर्म हवा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 2 और 3 की बात करेंगे तो सही है। पहला वाला गलत है। भारत में उत्तर पश्चिम के अंत उष्णकटिबंधीय भारत में ग्रीष्म ऋतु तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर बढ़ता, ये गलत है। भारत में गर्मी के महीनों के तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है, क्योंकि तटीय भागों के समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है।
कितना क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, ग्रीष्म ऋतु से आने वाले कुछ स्थानीय तूफान के लाभान्वित फसलों का नाम बताइए। आम्र वर्षा, ठीक है, कौन सा होता है? आम। आम के लिए। फूलों वाली बौछार से कहवा, काल वैसाखी से 4%, गलत है नहीं ये सर? सारे सही है। काल काल वैसाखी, वैसाखी से हाँ। 4%, ठीक है। तो आम्र वर्षा जो होता है, आम कहाँ पे होता है आम्र वर्षा? आम्र वर्षा देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु के कर्नाटक अंत में में होगा। कर्नाटक एवं केरल में होता है। कर्नाटक, कहाँ? केरल मैंगो में। सावर जिनको कहते हैं। प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा है, ठीक है, पूर्व मानसूनी वर्षा है। इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि ये आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूल वाली बौछार की बात करें, इस वर्षा में केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादन वाले क्षेत्र को कबहा फूल खिलने लगता है। कहवा मतलब कॉफी। काल वैसाखी, असम और पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के महीने में शाम को चलने वाले भयंकर विनाशकारी वर्षा एक पवने हैं, ठीक है, भयंकर विनाशकारी वर्षा एक पवने हैं, ठीक है। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज इसके स्थानीय नाम से लगाया जा सकता है, जिसमें क्या बोलते हैं इसको? गरजता चलीसा, चिकटा साठा, ये क्या होता है? प्रचंड चिट्टा। पचासा, 40, पटन। ठीक है। चाय पर्सन एवं चावल के लिए पवने अच्छी है। असम में इन तूफानों को क्या बोलते हैं? बोडो इचिला कहा जाता है, ठीक है। लू बोडो उत्तर चिला। भारत के बिहार से, बिहार ठीक है, में चल पंजाब रहा से है, बिहार बिहार तक में जो। चलने वाले शुष्क एवं गर्म पीड़ादायक पवने हैं, ठीक है। गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा, चिट्टा सिट्टा साठा, सिट्टा ठीक है। से। क्या बोलते हैं? काल वैसाखी, ठीक है। कहाँ पे? असम और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। किस फसल के लिए इंपॉर्टेंट होता है काल वैसाखी? तो चाय और चावल। चाय। पटसन के लिए, ठीक है। किसके लिए? चाय और पटसन के लिए। और चाय और पटसन की बात करेंगे तो दोनों राज्यों में तो होता ही है ना। और पश्चिम हाँ, दार्जिलिंग वाले में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे चाय होता है बताइए? हेलो। दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे उत्तर भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक वर्षा होती है? 1, 3, 4 पश्चिमी घाट हिमालय, में, उत्तर कश्मीर पूर्वी घाट। के उप हिमालय क्षेत्र कोरोमंडल में, तट। ठीक है। और ध्यान में रखेंगे। और कहाँ पे होती है? मेघालय की पहाड़ी, सबसे ज्यादा कोरोमंडल तट मेघालय में नहीं में। होती है, ठीक है। मेघालय की पहाड़ी में खूब वर्षा होती है, पश्चिमी घाट में होती है, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्र में होती है, ठीक है। लद्दाख भारत के किन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? ध्यान में रखें। राजस्थान में, ठीक है, लद्दाख में। मतलब गुजरात, इसमें और इसमें लद्दाख में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख मतलब में लद्दाख में दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, जहाँ पे मतलब क्या है, आपको क्या मिलेगा? थार मिलेगा ना वहाँ पे। राजस्थान, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो वृष्टि जाती है। क्षेत्र। पहले बात करें कोपेन के जलवायु परिवर्तन में भारत की जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सा युग्म सही है बताइए? उष्णकटिबंधीय एडू, कोरोमंडल तट, उष्णकटिबंधीय स्थिति जलवायु की बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान, ध्रुवीय प्रकार के ई की बात करें हिमाचल प्रदेश। के 2 और 3 सही लिया है। अर्ध शुष्क स्टीपी जलवायु पश्चिमी राजस्थान में, ध्रुवीय प्रकार हिमाचल में, ठीक है। कोरोमंडल तट एडब्ल्यू वाला गलत लिया है, क्या होगा इसमें? कोरोमंडल इस वाला। प्रकार की जलवायु कर्क रेखा वृत्त के दक्षिण के प्रादीपीय, ठीक है, पठार के, ठीक है, भागों में पाई जाती है। पहला युग्म सुमेलित है। बिहार में CWG में बांटा था ना, CWG और AW। डब्ल्यू। ये नॉर्थ हाँ, बिहार, ये सी साउथ था। डब्ल्यू जी है। डब्ल्यू नॉर्थ वाला में CWG या AW में क्या था? साउथ में था। साउथ में था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा तो पूछता भी है। अब आगे चलेंगे, ठीक है। कोपेन के जलवायु परिवर्तन के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मौसम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान में रखेंगे, तमिलनाडु के शुष्क ग्रीष्म कोरोमंडल ऋतु तट। वाली मानसून प्रकार की, तो कहाँ पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे सब कुछ को बात। CWD जो हमारे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, ठीक है। शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार गंगा के मैदान में, जो बिहार में, पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी भारत के अधिकतर प्रदेश में CWG आपको पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में। बिहार के उत्तर में, ठीक है, और दक्षिण में AW। अब आते हैं, ये हमारा मानसून वगैरह मौसम वगैरह हो गया। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। अब देखिए, वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है, लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या बोलते हैं? एंडेमिक और इंडिजिनस वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेटिव या फिर एक्सोटिक बोलते हैं ना। विदेशज, विदेशज तो नहीं होगा, देशज या फिर इंडिजिनस हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। पहला। मानवीय हस्तक्षेप। ध्यान में रखेंगे, तीसरा लिया है, उसको अक्षत वनस्पति भी वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अक्षत वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय, उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधा भारत के बाहर लाए जाते हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, एक्सोटिक कहते हैं, ठीक है। वनस्पतियों को विविधता का प्रमुख कारण क्या है? मृदा में विविधता, तापमान में अंतर है, फिर नदियों के जल की मात्रा में अंतर। बताइए क्या सही है? 1 या 2, ठीक है। वन और
चलिए, मतलब नदियों में जल के अंतर से विविधता नहीं पाई जाती वनस्पति में, ठीक है। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाए? उष्णकटिबंधीय सदाबहार घाट, 2 अंडमान और 4 में, निकोबार। ठीक है। ध्यान में रखेंगे कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी पर, अरावली में पर्वत पे तो नहीं होगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उस ये सदाबहार वन पाया जाता है। मतलब क्या होता है सदाबहार वन पर में, ये वन इतने घने होते से इसमें सूर्य की प्रकाश भी ठीक से नहीं जाती है, ठीक है। और सदा वर्ष के सालों भर मतलब क्या रहे, हरा भरा रहता है, ठीक है। एवर ग्रीन फॉरेस्ट। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कठिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सही है? ये वन शीत तथा शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन वनों में वर्षा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन विरल होते हैं। क्या सही है? तो केवल 2 सही है, ठीक है। ध्यान रखें, केवल 2 सही है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाया जाता है, न कि मतलब किसमें, शुष्क में, ठीक है। उष्ण एवं आर्द्र, जहाँ पे वर्षा खूब होती है, ठीक है, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंध सघन और पत्तों वाला होता है, जहां से भूमि से झाड़ियां और बेलें होती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झरने, फूल डालने के, फल लगने के समय अलग अलग है, इसलिए वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, ठीक है। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य लकड़ियां रोजवुड हो जाएगी, महोगनी हो जाएगी, आबनूस हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्षा खूब होता है, बहुत घना वन होता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि एक वर्ष के विशेष मौसम में अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस की प्रजाति किस वन का एग्जाम्पल है? पर्णपाती वन का। किसका एग्जाम्पल है? उष्णकटिबंधीय चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस की प्रजाति के वृक्ष किस वनों के एग्जाम्पल है? तो ध्यान में रखेंगे, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये ध्यान, गिरिपाद प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पे पाए जाते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी इस वन का सागौन है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। महुआ, कुसुम, अर्जन, शहतूत इस वन में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, सॉरी, आर्द्र पर्णपाती वन में। आप चलेंगे आगे, ठीक है। उस शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। यह वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही शुष्क पर्णपाती वृक्षों में पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान के नग्न पेड़ खड़े रहते हैं। दोनों के दोनों सही है। ध्यान में रखें, कितना वर्षा होना चाहिए शुष्क पर्णपाती में? 70 से 100, ठीक है। ध्यान में रखना है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कांटेदार होगा तो बारिश बहुत कम होगा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस प्रकार के वन की बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जा रहे रेगिस्तान के इलाका में। इन वनों का पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे सही। कहाँ मिलेगा? तो गुजरात के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलेगा, जहाँ के वृष्टि छाया वाला क्षेत्र बारिश न के बराबर होती है, ठीक है। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें क्या पाया जाएगा? तो इसमें बबूल पाया जाएगा, बेर पाया जाएगा, खजूर पाया जाएगा और कैक्टस जैसे पौधे आपको देखने को मिलते हैं, कांटेदार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। पर्वतीय, इसकी जड़ें क्या होगी? इसकी जड़ें क्या होगी? बहुत अधिक डीप होती है। डीप होती है, ठीक है, गहरी होती है इसकी जड़ें, ताकि ये पानी की तलाश में बहुत नीचे चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है, बिल्कुल आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। क्या सही है? तो दोनों को दोनों सही है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वनस्पति का सही क्रम क्या है? किधर जाना है? ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे ऊपर में क्या होगा? ठीक है, नीचे से ऊपर नीचे जाना जाना है। था, नीचे पर्णपाती तो वन, नीचे ठीक है। ऊपर पर्णपाती वन। आर्द्र आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उससे शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद लाइकेन। लाइकेन कहाँ पे उपजेगा? लाइकेन से क्या ठंडे बनता है? वाले जगह पे लाइक मॉस, लाइकेन आदि पाया मतलब जाता वो है। क्या मतलब लाइकेन से कुछ बनाते हैं ना? लाइकेन हिमालय से के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ठीक है। टुंड्रा वनस्पति क्या है? ये ठंडा प्रदेश में मॉस, लाइकेन ये सब मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय में पाए जाते। कहाँ पे? बिल्कुल, जिसकी लकड़ी, इसी तरह चिनार, बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अत्यधिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढाल पर अत्यधिक वर्षा होती। क्या सही है? गलत होगा। हिमालय के दक्षिण ढाल पर अधिक वर्षा होती है, दक्षिण ढाल की तुलना में। तो एक तो कोई गलत होगा, दक्षिण ढाल में अधिक वर्षा होगा तो वहां पे पेड़ ज्यादा पाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर में गलत दिया हुआ।
दक्षिण ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अत्यधिक वर्षा होती है। पहले का ढाल ही सही लग रहा है, दूसरा गलत लग दूसरा रहा है। गलत है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक गलत है, उल्टा हो गया, एक गलत है और सही है। मतलब कथन गलत है और सही है। मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी ढालों पर अत्यधिक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। कि दक्षिणी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, उत्तरी ढाल शुष्क है, ठीक है। मतलब हिमालय का उत्तरी ढाल की बात करेंगे, शुष्क है। दक्षिणी ढालों पर क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं बताइए। पूर्वी सी घाट, आंसर लिया है, ठीक है। नीलगिरी। एक तीन चार, ठीक है। एक है, तीन है, चार है। पूर्वी घाट में, पर्वतीय घाट में पर्वतीय वन मुख्यतः पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत में, विंध्याचल पर्वत में, ठीक है। भारत में 16 वन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तीन चार। नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी में, ठीक है, अन्नामलाई पे, पालनी पहाड़ी पे, अन्नामलाई, ठीक है। सलीम, पालनी पहाड़ी पर कोलास। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस पे कौन सा वन पाया जाता है, कौन सा वन पाया, सोलास वन, ठीक। क्या होता है सोलास वन, तो नीलगिरी, अन्नामलाई तथा पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में सोलास वन के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में, ठीक है, मग्नोलिया, लैरेट, सिनकोना और बैटल का आर्थिक महत्व है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत के पर्वत श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। अतः नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या बोलते हैं, सुलास वन के। पालनी पहाड़ी में इलायची पहाड़ी है ना सर। वो तो कार्डम नहीं। पालनी पहाड़ी का नहीं पाठ है सर, कार्डमम। और नीलगिरी में आपको ऊँटी मिलता है। चलिए आगे चलेंगे। मैंग्रोव वनों के संदर्भ में विचार करना है। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आता है, वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है, दोनों को दोनों सही है, ठीक है। अब बात कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्व निभाती है। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। लवणीय दलदल, ज्वारीय सक्रिय घाटी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, ठीक है, सारे के सारे। निम्नलिखित में से किन नदी डेल्टा में मैंग्रोव पाया जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गंगा गोदावरी, में ही पाया जाता है। सब में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान, गंगा में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी है ही, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी है ही, ठीक है। तो सारे में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को प्रभावित करता है। सामाजिक वानिकी को प्रभावित, किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर वनों का विकास करना, या फिर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास की मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा के ऊसर भूमि यही पे है। वनारोपण, यही है। बात करें सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है, किसे शामिल किया जाता है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, ग्रामीण मरुस्थलीय वानिकी, फॉर्म वानिकी और को, ठीक है। मरुस्थलीय में को तो वानिकी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, सारे के सारे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शहरों और उसके इर्द गिर्द निजी एवं सार्वजनिक जगहों पर वृक्ष लगाना, उसका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। फॉर्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व के पेड़ों को लगाते हैं। तो दोनों को दोनों कथन क्या है, सही है। राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बनी थी, तो 67 79 76 79, ठीक है। इन्हीं ने ही बांटा था शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी, फॉर्म वानिकी, ठीक है। ग्रामीण वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी को कृषि के एक साथ की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो बताना कौन सही है, तो ध्यान रखें दोनों को दोनों सही है, ठीक है। बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। वन्य प्राणी अधिनियम, ठीक है, 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सारे के सारे सही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था। कब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ध्यान रखें 1986 में। वन्य जीव के लिए कब आया था, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के कितने वर्ष, 30 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। ध्यान में इसको रखें। मगरमच्छ को लेकर कब आया था, मगरमच्छ को लेकर नहीं पता। किन्हीं को नहीं पता है। मगरमच्छ के लिए कब आया था, मगरमच्छ के लिए बताइए गूगल करके। 8 या 9। 2000 कुछ में आया था, 8 या 9 था सर जी। गूगल करके देख लीजिए क्या है, ठीक है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण के कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की गई, ठीक है। दोनों के दोनों सही है, 1972, ठीक है। वन्य प्राणियों का मारना, पकड़ना, उसको अपने यहाँ पालना क्या है, कानूनन जुर्म है, ठीक है, पाल भी नहीं सकते।
ध्यान में रखेंगे। और क्या प्रश्न है तो ध्यान में रखना है। हाँ, ये विशेष प्रकार के भौमिक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता दी है। किसे दिया है तो जैव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जैव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसको MAB बोलते हैं, ठीक है। भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन है तो सबसे पहले नीलगिरी। कब है सबसे पहले नीलगिरी, कब बनी थी, नीलगिरी 1986 में बनी थी। नीलगिरी 1986 में बनी थी, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में शामिल है तो ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे शामिल है। साइलेंट वैली कहाँ, साइलेंट वैली कहाँ पे मिलेगा, केरल में मिलेगा। कहाँ, परियोजना से 1975 दिया हुआ है। 1975, अच्छा। ऊपरी नीलगिरी पठार, सिधु वानी पहाड़ी, सारे के सारे आते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह जब मैंने नीचे में वायनाड वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र केरल में, नागरहोल कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में, मधुमलाई तमिलनाडु कर्नाटक, नीलम्बूर हमें भी नहीं पता है, ये सब के सब इसमें आते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली केरल में है, ठीक है। बात करेंगे भारत के निम्नलिखित में से किन जैव मंडल निश्चय के यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क में मान्यता दी गई। सुंदरबन है, नीलगिरी, नंदा देवी है, नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी, यही तो 4 है, सारे होने चाहिए, ठीक है, सारे हैं, ठीक है। भारत में कुल 18 जैव मंडल निश्चय है, ठीक है। 10 को यूनेस्को ने वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया। 10 का नाम सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी जल्दी सबका राज्य बोलिएगा। नीलगिरी, तमिलनाडु के बोलिए, नंदा देवी, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन वेस्ट पश्चिम बंगाल, बंगाल, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, गुजरात, गुजरात, मन्नार की नोकरेक, खाड़ी आपका नोकरेक, यहाँ तमिलनाडु, नौकरी मेघालय, मेघालय, मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश, मध्य उड़ीसा, प्रदेश, अचान कमार अमरकंटक, मध्य प्रदेश, लखनऊ, उड़ीसा में, ग्रेट निकोबार, निकोबार मध्य प्रदेश और निकोबार छत्तीसगढ़ नहीं दोनों में छत्तीसगढ़, फैला है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ निकोबार, लेता है। अगस्त मलाई, ग्रेट निकोबार, निकोबार में ही होगा। अगस्त मलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, अगस्त ठीक है। मलाई केरल में है, अगस्त मलाई केरल में है, केरल है कि तमिलनाडु है सर, बताइए अच्छा एक बार। मेरे हिसाब से तमिलनाडु होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार। देख टोटल लेंगे तो। 18 जैव मंडल नीचे है, जिसमें 10 को यूनेस्को ने मान्यता दी। उनमें से सबसे पहले नीलगिरी को दिया गया था 1986 में। सर पॉइंट लेकिन टू मेरे बी हिसाब से ना नोटेड। 10 नहीं है, ये 12 है सर, है ना। अभी कहीं ये 2 बार एक गया बार होगा। हाँ, ये एक बार देख लीजिए इसको ना, मतलब कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं देख लेता। 12 है बिल्कुल एकदम, जहां तक मुझे याद है बहुत अच्छे से, है ना। ठीक है, तो देख लीजिए ना कितना है, कोई आदमी चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, आप चलिए, अभी जस्ट मैंने करवाया, नंदा देवी मिला ही देंगे, नोकरेक मेघालय में जाएगा, डिब्रू सैखोवा कहाँ असम में जाएगा, अगस्त मलाई केरल तमिलनाडु, ठीक है, दोनों जगह पे अभी सही बोल रहे थे, ठीक है। जी। नीलगिरी जैव निश्चय का विस्तार किन किन राज्यों में है तो केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक, कर्नाटक में भी तमिलनाडु, है, हाँ हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ठीक है। 12 ही है, हाँ 12 है, एक हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट है और एक हाँ, दिहांग दिबांग अरुणाचल दिहांग पटकाई बिल्कुल। गुम ना। नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय के निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में स्थित है। नोकरेक मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया तीनों में होगा क्या। नौकरेक मेघालय में ऐसे आपका ना, ये गारो में खासी होगा, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, जयंतिया, जयंतिया लास्ट वाली में है। गारो, ये लिखा गारो नोकरेक होगा, की जैव मंडल से हिमालय के गारो में है। गारो हाँ तो होगा, पहले वाली में होगा, मतलब पहली वाली में है, सॉरी अच्छा, मेरे से गलती समुद्री हो गाय कहाँ पाई जाती है, मन्नार की गाय, ठीक है। ये हर्बीवोरस होती है, ठीक है, क्या होती है, हाँ हर्बीवोरस होती है, समुद्र के अंदर के घास को खाती है, ये संकटापन जीव है, ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम है। नंदा देवी जब मैंने नीचे के समय निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, यहाँ मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। यह जब मंडल निश्चय में, ठीक है, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं। नंदा देवी क्या सही है, दोनों को दोनों सही है, ठीक है। दोनों सही है। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा, हिम मुर्गा कैसा लगता होगा, टेस्टी होता होगा ना, हिम मुर्गा ठीक है, पाया जाता हो। हाँ, मारना इसका कानूनी जुर्म है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्नो लियोपर्ड, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, ये सुनहराबाज, कालाबाज, ये सब मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सुंदरवन जैव मंडल नीचे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पे स्थित है, ठीक है, ठीक है। सुंदरवन जैव मंडल निश्चित रूप से शेर जैसी पूंछ वाले बंदर का सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक है, तो केवल एक सही, ये नहीं पाया जाता सुंदरवन में, ठीक है। दूसरा कहाँ वाला पे पाया है ना जाता है जो ये, बंदर वाला सर, जिस नीलगिरी में, हाँ नीलगिरी, नीलगिरी जैव हाँ मंडल में। नीलगिरी, बिल्कुल 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 सही है, सही है।
इसको मतलब ऐसे याद रख लेंगे जैसे हनुमान जी अपन को ना वो भगवान रामचंद्र जी के साथ में गए थे ना, वहीं तमिलनाडु दक्षिण की तरफ मिले थे, ऐसे ही हनुमान जी का बन ऐसे। सही। तो आप ये बताओ, ठीक है, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? वेदांतंगल वेदांतगल तमिलनाडु में है। बिल्कुल कहाँ पे? ध्यान रखें, तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखें। ये बताइए, मिलाइए इसको आप लोग। हाँ इसको बांदीपुर कर्नाटका, रणथंबोर बंदीपुर राजस्थान, कर्नाटक संजय राजस्थान संजय हाँ गांधी संजय महाराष्ट्र है, गांधी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, कुंडई और तमिलनाडु गोंडई सारे राजस्थान। सही मिले हुए हैं। सब सही मिला हाँ है। वो सॉरी, गोंडई कहाँ का है? तमिलनाडु। गोंडई कहाँ का? तमिलनाडु का है। बस हो तो गया सर। कर्नाटक है। हाँ एक मिनट। सब सही है इसमें। 36% बचा। अब दिखाई दिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो आपको बताना है, गुंडई कहाँ बताया आपने? तमिलनाडु। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक, हाँ रणथंबोर राजस्थान, संजय गांधी महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ। ध्यान रखें, गुंडई तमिलनाडु, बांदीपुर कर्नाटक, रणथंबोर, संजय गांधी। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है? आप पटना बताइए, में। ओम जी आप बताइए। संजय गांधी का सर मतलब कि जैविक आपको नहीं उद्यान पता होगा। नहीं पटना में पता। है। ये पटना में है। ठीक है, पटना में है। पटना में इसको चिड़ियाघर बोलते। कोई काम का नहीं है, हालांकि ये इसमें कोई चिड़िया उड़िया उतना है नहीं। ठीक है, नाम का ही जैविक उद्यान है। एक बेचारा संजय शेर गांधी है, वाले 2-3 है जो मतलब इतना बूढ़ा कंफ्यूजन हो करते चुका हैं है वो हमको। शेर, जो है ना, एक जगह जाएगा, फिर वहां से फिर वहीं पे आता, फिर वहां से फिर वहां पे जाता। ऐसा करते हम उसको आधा घंटा में देखे, लेकिन परफेक्ट दूरी तय करता था यहाँ से वहां तक, और फिर वहां से यहाँ तक वापस आ जाता। थोड़ा भी उसमें वो नहीं था कि थोड़ा दहाड़ ले, शेर जाति का इज्जत रख ले। कोई नहीं, उसको कितना भी तंग करके देखे, कुछ भी उसको चिढ़ा के देखे, लेकिन चुपचाप यहाँ से वहां तक जाता था, फिर वहां से यहाँ तक लौट आता था। ठीक संजय है, गांधी में ना सर। हाँ, उसमें मगरमच्छ को देखें, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कितना भी कुछ किया गया, लेकिन वो हिल टस से मस नहीं हुआ वो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चिड़िया है यहाँ पे। ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते, ये भी करवा ही देता हूँ। करवा दीजिए सर, करवा दीजिए। अच्छा लगा, मैं तो हाँ शांत सर। था, बहुत अच्छे से सुन रहा था सब चीजें। एक एक क्वेश्चन सुन रहा था आपका, बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित है? ऊंचावच, वनस्पति, समय, या फिर जलवायु? ठीक है, ध्यान रखें, चार सारे ही हो सारे होते जाएंगे। हैं। ठीक है, हाँ ऊंचावच भी होते हैं, वनस्पति भी होते हैं, जलवायु भी होते हैं, समय भी होते हैं। सारे के सारे कारक जो है मृदा निर्माण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल। आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न वो देखेंगे। निम्न में से कौन सी मृदा के घटक हैं? मृदा के घटक कौन है? तो ध्यान में रखिए, खनिज भी है, सभी। ह्यूमस भी है, ठीक है, जल भी है, वायु है। मृदा के सबसे ऊपरी हिस्सा में क्या होता है? ह्यूमस होता है, नहीं? ठीक है, जो कि बहुत अधिक उपजाऊ होता है। ध्यान में रखेंगे। बात के मृदा के विभिन्न परत के संबंधों में निम्नलिखित तथ्यों में विचार करें। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तथा जल में संचय सबसे ऊपरी परत क स्तर की होती है। ठीक है, ध्यान बिल्कुल सही है। सबसे उपजाऊ भी तो होता है ना, ह्यूमस जिसमें कहते हैं। बिल्कुल मृदा बिल्कुल निर्माण की वो प्रक्रिया सबसे नीचे के परत में नाइट्रोजन। सबसे पहले बनती है। ठीक है, ध्यान में, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, जी सर, संस्तर भारत वाले क्वेश्चन पूछता है सर जी, इसका एक्सप्लेनेशन बता दीजिए एक बार अच्छे से। देखिए, उपाय तो दोनों कथन सही है। यदि हम भूमि पे खड्डा खोदे और मृदा को देखो तो वहां हमें मृदा की, माइक बंद कीजिए, 3 परतें दिखाई देती है, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। कौन संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहां पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ खनिज होते हैं, पोषक तत्व एवं जल को मतलब क्या रखता है? संजोए रखता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ख संस्तर क्या होता है? ख संस्तर तथा ग संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिसे जिसे नीचे के ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में होती है, अर्थात इस परत का निर्माण पहले होता है। अतः अतः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। ठीक है, परतों की इस अवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है, इन तीन ध्यान में रखेंगे, इन 3 संस्तरों के नीचे चट्टान पाई जाती है, जिसे जनक चट्टान अथवा कौन सा आधारी चट्टान कहते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। समझ गए? उसके बाद हाँ, बात जनक करेंगे और चट्टान क्या वही प्रश्न है है। सर जो 3 संस्तर की नीचे जो चौथा संस्तर है ना, जो सबसे पहले बनता है, उसी को जनक बिल्कुल, उसको चट्टान जनक ऐसे चट्टान कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, हाँ इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है,
आगे की बात करेंगे, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो जाहिर सी बात है जलोढ़ मृदा ही होगा, ठीक है। भारत जलोढ़ के मृदा। सबसे बड़े क्षेत्र पे पाया जाता है अप्रोक्स 40%, 46 कितना परसेंट है? 42% के समथिंग है सर, और 43। 40% भी कंज्यूम कर देता है। 42 जलोढ़ मृदा गहन कृषि की 42 जाती है, काप मृदा या फिर कछारी मृदा भी इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ। अब आगे आते आगे क्या प्रश्न है? हाँ बोलिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन की बात करेंगे सही है? ठीक है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी घाट की नदी डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, खादर ठीक है, कहते नई हैं, वाला को जिनको खादर, सही ठीक तो है। सारे के हाँ सारे सही है, ठीक है। सही है, पोटाश की सारे मात्रा सही अधिक है। पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। खादर होता है, नया वाला होता है, पुराने वालों को बांगर बोलते हैं, ठीक बांगर है, कहते हैं, बांगर जिसमें थोड़ा सा कंकर वगैरह होता है। निम्नलिखित में से कंकर वगैरह मृदा होता रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं, या फिर कपासी मृदा, काली कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। काली मृदा है। कहाँ पाई जाती है? ध्यान में रखिएगा, तो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती महाराष्ट्र। है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, पंजाब में नहीं पाई जाती है, ध्यान में रखेंगे। काली मृदा दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र हाँ। के कुछ हिस्से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न है तो देखते हैं, ठीक है। काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्वों की अधिकता होती है। गलत है, लंबे समय तक नमी को बना कर रखते हैं कि इनकी अधिकता नहीं होती। अधिकता किनकी होती है? रासायनिक दृष्टि से काली मृदा चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्वों की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, ठीक है। काली रंग के रीजन क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, टाइटेनीफेरेसस मैग्नेटाइट। टाइटेनीफेरेसस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। लाल मृदा का रंग लाल होने का रीजन क्या है? लौ ऑक्साइड की लो उपस्थिति के ऑक्साइड। कारण लाल मृदा का लाल रंग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाल मृदा का संबंध नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार चट्टान पाई जाती है। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देती है। दोनों को दोनों प्रश्न सही है, ठीक है। ध्यान में, कहाँ पे मिलेगा लाल मृदा? तो लाल मृदा मुख्यतः आपको पीली तथा लाल मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों के मध्य मैदानों में, दक्षिणी भागों में पाई जाती है। तमिलनाडु वगैरह में, तमिलनाडु में लाल मृदा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? ये उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां है। ये मृदाएं प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदाएं किसी के लिए पर्याप्त उपजाऊ है, ठीक है, ध्यान गलत रखें। है निम्नलिखित ये। में कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संबंध में तो सत्य होगा। नहीं है? तो ये हाँ। मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है, गलत है, ठीक है। लेटेराइट ये मृदा गलत में है, क्या होता है? तो लेटेराइट मृदा में उच्च तापमान और वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और लेटेराइट मृदा में क्या चीज का फसल अच्छा होता है? चाय की फसल अच्छा होता है लेटेराइट में ना। जी जी, चाय कॉफी वगैरह हो कॉफी गया, चाय, नारियल वगैरह हो गया, है ना। कॉफी कैशू। तो कॉफी चाय इस सब का होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये इसका अपक्षालित ऐसा मिट्टियां है, होता ये है सर, प्रायद्वीपीय ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। हाँ, ये मतलब कि ये पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी मृदा निच्छालन के परिणाम स्वरूप उसका निर्माण होता है। तो निच्छालन का लेटेराइट। मतलब होता है जो उसके ना जो खनिज तत्व हैं वो रेस करके नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए, तो अपन कहाँ उस पे पर मिलेगा कृषि लेटेराइट योग्य मृदा? जी आपका ना तमिलनाडु तरफ मिलेगा आपको। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जितना बारिश काजू की हुआ खेती के लिए कर्नाटक उपयुक्त में होता है ना मिलेगा। लेटेराइट मृदा, काजू की खेती के लिए? पूछा था शायद इस बार ये आपको दरोगा वाले एग्जाम में शायद ये। लवणीय लेटेराइट। मृदाओं के किन क्षेत्रों में अधिक अनुपात पाया जाए? लवणीय मृदाओं में किन खनिजों पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? किसका होता है? तो पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सोडियम होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको लवणीय मृदा को कौन सा मृदा के नाम से जानते हैं? तो ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित हाँ, में से और एक कौन सा चीज और कथन सर, सत्य है? एक चीज इसमें लवणीय मृदा को यदि कृषि योग्य बनाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा इसमें? ये क्वेश्चन भी चूना पूछा मिला था। दें, चूना चूना डाल। चूना। चूना लाइम नहीं सर, इसमें जिप्सम मिलाते हैं। दो क्वेश्चन एसिडिक, हाँ बनते हैं सर, इसमें एसिडिक वाले में कि चूना मिलाते हैं जब वो हाँ, जो अम्लीय होता एसिडिक है। होगा ना, अम्लीय अच्छा होगा, अच्छा, उसमें एसिडिक आपका होगा चूना उसमें लाइम मतलब चूना मिलाएंगे। मिलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक 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 हाँ, ठीक है। बस ये तो लवणीय मृदा शुष्क और अर्धशुष्क में जलाक्रांत क्षेत्रों में अनुपम में पाई जाती है। डेल्टाई प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं का विकास को बढ़ावा मिलता है। चलेंगे, क्या प्रश्न है तो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यार में दोनों के दोनों और सही है, ठीक है, दोनों को दोनों सही है, ठीक है। लवणीय मृदा शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलक्रांता क्षेत्र में अनुपम में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है।
ध्यान में रखेंगे। लवणीय मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में पाया जाता है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण जो एक पहाड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं का विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रही है, बताइए। तो अति अधिक सिंचाई से, अधिक बहुत सिंचाई अधिक के कारण, सिंचाई अधिक से। सिंचाई के अधिक कारण। सिंचाई के कारण मृदा क्या हो रहा है, लवणीय हो रही है। ठीक है, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता क्षारीय की समस्या को समाप्त किया जा जिप्सम। सकता है, आगे आपका प्रश्न। जिप्सम जिप्सम का वाला। उपयोग करके, ठीक है। हाँ किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को समाप्त किया, जिप्सम का उपयोग करके। ठीक है, मिट्टी की क्षारीयता एवं लवणता की समस्या को निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता है। यह समस्या विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के हरित क्रांति हाँ, वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे सिंचाई बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा निम्नलिखित में से होता कौन सा है। पीट मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ठीक है, तो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र। ठीक है, ध्यान में हाँ रखना है। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न है, मृदा का अकवर्षण क्या होता है। ठीक है, ध्यान में रखते हैं, मृदा की उर्वरता में ह्रास की हुई क्या मृदा का अकवर्षण, सॉरी अवकर्षण, अवकर्षण अवकर्षण, कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में अवकर्षण। रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, मृदा अपरदन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पवन और जल मृदा अपरदन के शक्तिशाली कारक है, बिल्कुल सही है। समतल भूमि पर मूसलाधार बारिश के मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल सही है। अवनालिका अपरदन समानतः तीव्र ढलानों पे होता है, तो सारे के सारे सही है। ठीक है, मृदा आवरण का विनाश ही मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा पहले घर वगैरह जो होता था तो पूरा कवर नहीं होने की वजह से मिट्टी दह जाता, हम लोग क्या लगा देते थे, हाँ, कुछ लगा उसमें वो देते थे ताकि लगा उसमें ना देते थे मिट्टी कुछ दहे कुछ नहीं। और हो। हाँ हाँ ठीक है, तो अब तो पूरा कवर हो गया, लेकिन पहले के समय में ऐसा था, आज से 20 साल 25 साल पहले हाँ देखते हाँ। हुए का। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। उत्खात भूमि क्या नालिका। बताएंगे, अवनालिका अवनालिका अपर्दन सर। अपवर्दन। ठीक है, ध्यान कहाँ पे और होगा, ये तो ये आपको पहाड़ी ना क्षेत्रों में होगा। ठीक है, मालवा का पठार चंबल इसका वाइन्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मालवा चंबल का जो पठार वाइन्स में। चंबल नदी विकास करती है अमेरिका इसको। अपरदन के कारण चंबल नदी के दोनों बिहार बहुत हाँ अधिक मतलब स्थित है, बिल्कुल सॉरी। बिल्कुल। मृदा अपरदन का दुष्प्रभाव क्या, नदियों में जल प्रवाह में कमी आ जाती है, मीडिया में जल प्रवाह की क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, मतलब गाद बना देगा ना, मृदा अपरदन होगा था। नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है, मृदा की उर्वरता में कमी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमस का दहन हो जाएगा। ठीक है, सारे ही सही होने चाहिए। ठीक है, सारे ही की सही है। ठीक है, क्योंकि मृदा का सबसे ऊपर वाला भाग ही तो उपजाऊ होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऊपर वाला भाग अगर गया तो सही सी बात है। अब मृदा अपरदन हो गया तो दह के मृदा कहाँ जाएगा, मिट्टी कहाँ जाएगा, वो नदी में जाएगा, तो गाद बना देगा। तो गाद बनाएगा अगर नदी का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड को कम कर देगा। तो बिल्कुल सारे के सारे बाढ़ भी तो आएगा, बिल्कुल बाढ़ भी आएगा। बिल्कुल। ठीक है, मृदा अपरदन का मिट्टी के सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। भारत में मृदा अपरदन की समस्याएं किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दो तीन, झूम की खेती से या वन उन्मूलन से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। झूम की आप खेती में चलेंगे। सर यही तो करते हैं ना कि वनों को काट करके एक जगह पर काट के खेती कर लेते हैं, फिर वहां की जो उर्वरा शक्ति है खत्म होने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं ऐसे। बिल्कुल ठीक है। अब बताए वेदिका कृषि से क्या तात्पर्य है, पहाड़ी एवं पर्वतीय पार्श्व में कृत्रिम वेदिकाओं में की जाने वाली कृषि, जिसके अंतर्गत पेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तथा वर्षण की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई भी की जाती है, इसको वेदिका कहते हैं। झूम की खेती तो आप लोगों को पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकते हैं, ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पे खेती को रोकना, अति चराई को नियंत्रित करना, स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करना। ठीक है, सारे के सारे सही है। ठीक है, बात करते हैं आगे, नहीं बात करेंगे आगे, कल बात करेंगे। क्लास ये तो 10 में हम सारा लोग क्वेश्चन पहुंच हो चुके गया। हैं। अरे ठीक है। सर अब क्या होगा, तो मतलब और नहीं है इसमें, खत्म हो गया ना। और नहीं, अब छुट्टी होगा। अरे सर आप ठीक एक है, बार करवा दीजिए, कुछ कुछ एक आध घंटा और पढ़ा दीजिए। देखते कितना है इसमें क्वेश्चन। हाँ मैं कह रहा इसमें हूँ पहला और वाले कोई में कितना, सब्जेक्ट 16 ये तो क्वेश्चन है। दूसरे वाले में कितना क्वेश्चन है, वन्य जीव वाला दूसरा इम्पोर्टेंट है ये, दूसरा में ज्यादा होगा नहीं है। 6 चैप्टर है इसमें, 7 करना है 10th करवा क्लास। सर दीजिए बिल्कुल सर। हाँ सर मैं तो करवा रेडी दीजिए, हूँ। आज तो 10 तारीख भी हो गया, 8 तारीख।